तो दोस्तों देखिए, हिंदी साहित्य में बहुत सारी विधाएं हैं, जिनमें से हमारी यात्रा साहित्य महत्वपूर्ण विधा है। इन छोटी छोटी जो हमारी विधाएं हैं, जैसे रिपोर्टाज, संस्मरण, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, निबंध, जीवनी, तो इनसे प्रश्न बनते ही बनते हैं। और बड़ी विधाएं हमारी उपन्यास, कहानी, निबंध, तो ये तो है ही, लेकिन छोटी विधाओं को क्यों ना पहले करके हम इन्हें अगर कंप्लीट कर लें तो ये बहुत एक बेहतर रास्ता हमारे लिए बन जाता है। तो चलिए, यात्रा साहित्य से हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि यात्रा साहित्य का आरंभ पूछा है, कहाँ से माना जाता है। तो यात्रा साहित्य भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग या भारतेंदु पूर्व युग। तो देखिए, यात्रा साहित्य की जो शुरुआत है ना, वो भारतेंदु युग से मानी जाती है, क्योंकि भारतेंदु द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्त है जिसका नाम है सरयू के पार की यात्रा। तो उसी से जो है यात्रा साहित्य का आरंभ माना जाता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 देखिए, अभी जैसे मैंने बताया उसी पर आधारित है। हिंदी की प्रथम यात्रा साहित्य की पुस्तक कौन सी है? तो ये है हमारी सरयू पार की यात्रा, जो कि भारतेंदु के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखिए, मेरी यूरोप यात्रा और मेरी लद्दाख यात्रा, इसके रचनाकार कौन है? तो जैसा कि आपने नाम सुना होगा, राहुल सांकृत्यायन। बहुत बड़े घुमक्कड़ कहलाते हैं ये, और इनका मानना था कि देश विदेश घूमने से ही हम उसको एक अपनी आंखों से प्रत्यक्ष रूप से जब देखते हैं तो उसका मंजर ही कुछ और होता है। और इन्होंने तिब्बत की, यूरोप की, यानी बहुत सारी यात्राएं की हैं और लिखी भी हैं। घुमक्कड़ शास्त्र भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है और इन्हें घुमक्कड़ कहा जाता है। तो कौन है? राहुल सांकृत्यायन। मेरी यूरोप यात्रा और मेरी लद्दाख यात्रा। अगला प्रश्न है घुमक्कड़ शास्त्र। देखिए, फिर से वही प्रश्न मैं जो आपको बताती हूँ वही प्रश्न बन जाता है। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो घुमक्कड़ शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है? घुमक्कड़ शास्त्र लिखा गया है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा। आगे चलते हैं। अरे यायावर रहेगा याद आगे द्वारा किस विधा में लिखा गया है? तो देखिए, प्रश्न बना है कितनी बार? पीजीटी 2005 में, टीजीटी 2005 में, और अभी भी बन सकता है। तो अरे यायावर रहेगा याद, तो यायावर रहेगा याद, क्या याद रहेगा? जहाँ हम गए थे वहाँ याद रहेगा। तो यात्रा पर हम गए थे, अधिकतर हमें क्या याद रहता है? हमने यहाँ की यात्रा की, वहाँ की यात्रा की, तो हमें वो यात्राएं बड़े अच्छे से याद रहती हैं। तो यायावर रहेगा याद, ये यात्रा व्रत है। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन है? तो कौन है जिनकी प्रसिद्धि यात्रा वृत्तांत के रूप में है? तो ये हमारे हैं राहुल सांकृत्यायन, क्योंकि इन्होंने सबसे अधिक यात्राएं की भी हैं, लिखी भी हैं और उनका अनुभव भी लिया है। सिद्धों का जो है विश्लेषण भी इन्होंने ही किया था, सिद्धों पर शोध भी इन्होंने किया था, और इसी वजह से हिंदी साहित्य के अंदर जो सिद्ध साहित्य लिखा गया है उसमें सबसे अधिक मान्यता राहुल सांकृत्यायन के शोध को ही दी जाती है, और उन्हीं के आधार पर सरप्पा को प्रथम कवि माना जाता है। और इसी के आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यात्रा लेखकों एवं उनकी यात्राओं का उचित अनुक्रम बताना है। तो भारतेंदु युग है, जहाँ लोहे की दीवार के दोनों ओर, यहाँ पर किसने कौन सी यात्रा लिखी है बताना है। तो भारतेंदु की जो यात्रा है वो अभी मैं आपको बताती हूँ, मेहदावल की यात्रा किसने लिखी है? चीन में क्या देखा और वह दुनिया में। तो देखिए, लोहे की दीवार के दोनों ओर, ये लिखी है यशपाल ने। इसको देखिए मैंने कैसे याद किया है, क्या दोनों की लोहे की दोनों दीवार के ओर जाया जा सकता है? तो आप कहेंगे यस। कैसे? मतलब मिट्टी की जो दीवार है उसके आर पार हम नहीं जा सकते, कि इमेजिनेशन करना है कि हम लोहे की दीवार के दोनों ओर जा सकते हैं। अगर हमें मिस्टर इंडिया का गैजेट मिल जाए तो, है ना, हम आर पार चले जाएंगे। तो क्या लोहे की दोनों दीवार के दोनों ओर जा सकते हैं? तो कहेंगे यस। ये हो गया, इस तरह से रिलेट हो गया। इसी के साथ देखिए, दूसरा वाला हमारा है मेहदावल की यात्रा। तो ये थोड़ा सा ना सरयू की तरह मिलता जुलता है। तो मेहदावल एक क्षेत्र है जहाँ पर भारत के लोग रहते हैं और सत्य बोलते हैं, है ना। तो हरिश्चंद्र के आगे सत्य लगता था ना पहले। तो मेहदावल में लोग कौन से लोग रहते हैं? जो भारत के लोग हैं और वो सदा सत्य बोलते हैं। तो मेहदावल की यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब आ गए चीन में क्या देखा। तो दूर देशों की यात्राएं कौन करता है? मैंने अभी आपको बताया, राहुल सांकृत्यायन है, जो दूर दूर जा कर के घूमते फिरते हैं, घुमक्कड़ हैं और
यात्रा करते हैं। तो राहुल सांकृत्यायन ने चीन में क्या देखा वो बताएंगे आकर के, है ना। तो क्या देखा चीन में, क्या संस्कृति देखी भारत की तरह, ये राहुल सांकृत्यायन बताएंगे। फिर एक ही बचा वह दुनिया में, तो भगवत शरण उपाध्याय। तो भगवत जो है हमारी, वह दुनिया में एकमात्र एक ही ऐसा ग्रंथ है, कृष्ण पर आधारित है ना भागवत गीता। तो भगवत वह दुनिया में एक ही है, दूसरी भागवत नहीं बनी है। तो इस तरह हमने रिलेट कर लिया और हमें सारी यात्राएं याद हो गई। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8वां प्रश्न है लखनऊ की यात्रा। देखिए ये भारत के अंदर ही हुई है, लखनऊ कहाँ है, भारत के अंदर है। तो किसने की है लखनऊ की यात्रा, ये की है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, विलायत की यात्रा। विलायत की यात्रा कौन करेगा, तो जैसा शब्द है कि, तो विलायत की यात्रा, देखिए विलायत एक शब्द है, ये विलायत माने कि विदेश जाना है। अब विदेश कैसे जाएंगे, जब हमारे अंदर बहुत अधिक प्रताप होगा तभी हम विदेश जाएंगे, हमारी प्रसिद्धि बढ़ेगी, प्रताप मिलेगा तो हमें विदेश जाने का मौका मिलेगा। तो विलायत की यात्रा कौन करेगा, जब हमारी प्रसिद्धि बढ़ेगी, प्रताप बढ़ेगा तो हम विलायत की यात्रा करेंगे। ठीक है, तो विलायत की यात्रा प्रताप नारायण मिश्र का है। आगे चलते हैं, यशपाल की यात्रा। यशपाल का यात्रा साहित्य अभी मैंने आपको बताया, तो यशपाल का यात्रा साहित्य आप मुझे बताएंगे कि क्या होगा, क्योंकि जस्ट अभी मैंने आपको बताया है। आप्रवासी की डायरी, आप्रवासी की डायरी या आप्रवासी की यात्राएं, ये लिखा है, किसने लिखा है, हरिवंश राय बच्चन ने ये लिखा है, आप्रवासी की यात्राएं। तो क्या था, जो हरिवंश राय हैं ये अमिताभ बच्चन के पिता हैं, और क्योंकि हालावाद के प्रवर्तक हैं ये, और इन्होंने मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला ये सब लिखा है। लेकिन ये बाहर के नहीं है, ये प्रवासी नहीं है, ये अप्रवासी हैं, यानी हमारे देश के ही हैं। प्रवासी का मतलब होता है जो कहीं और से आकर रहने लग जाता है। तो हरिवंश राय अमिताभ बच्चन के पिता हैं और ये प्रवासी नहीं है, ये अप्रवासी हैं। तो अप्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन। अब देखिए बहुत अच्छा यात्रा व्रत है, पैरों में पंख बांधकर। कहाँ जाएंगे हम पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख लग जाएंगे तो हम पंछी बन जाएंगे और वृक्ष पर बैठ जाएंगे। तो पैरों में पंख बांधकर राम वृक्ष बेनीपुरी, और उड़ते चलो। देखिए दो इनके यात्रा व्रत हैं और दोनों ही बहुत अच्छे हैं, इन्होंने लिखे इतने अच्छे हैं कि कभी भूलेंगे ही नहीं। पैरों में पंख बांधकर हमें वृक्ष पर बैठना है, उड़ते चलो ताकि हम वृक्ष पर बैठ सकें। दोनों ही यात्रा व्रत राम वृक्ष बेनीपुरी के हैं। चिड़ों पर चांदनी, चिड़ों पर चांदनी यात्रा व्रत किसका है, निर्मल वर्मा का है। बहुत महत्वपूर्ण है, निर्मल वर्मा के 2-4 ही जो रचनाएं हैं, परिंदे है, और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और चिड़ों पर चांदनी ये इनका यात्रा व्रत है। और इसका रचना काल क्या होगा, निर्मल वर्मा ने जो लिखा है चिड़ों पर चांदनी, इसका रचना काल है 1964। और देखिए अगला प्रश्न में इसका पूछ ही लिया है, तो लेखक हमारे निर्मल वर्मा है। तो चीड़ों पर जो चांदनी होती है ना, वो बहुत ही निर्मल होती है, बहुत ही सुंदर होती है ना। 64 माने चारों ओर से ढकी हुई होती है, 64 ऐसे करके मतलब सट जाती है, वो चारों तरफ से सटी हुई होती है। जो चीड़ों पर चांदनी गिरती है चारों तरफ से सटी हुई होती है और बहुत निर्मल होती है। इस तरह याद हो गया कि निर्मल वर्मा की यात्रा व्रत है और सटी हुई है। अब चीड़ों पर चांदनी देखने के लिए क्या करना होगा, जाना पड़ेगा ना चीड़ देखने के लिए, तो ये यात्रा है, यात्रा करेंगे तभी चांदनी देखने जाएंगे। अगला देखिए, कलकत्ता से पैकिंग और सागर की लहरों पर यात्रा व्रत किसके है, तो कलकत्ता से पैकिंग कौन करेगा, कलकत्ता से पैकिंग और सागर की लहरों पर यात्रा व्रत है ये आपके भगवत शरण उपाध्याय। अब हमने क्या किया, हमने देखा कि नवरात्रे आए हुए हैं, नवरात्रे में हम क्या करेंगे, दुर्गा माता के दर्शन के लिए गए थे। दुर्गा माता आप जानते हैं दुर्गा पूजा सबसे बड़ी कलकत्ता के अंदर ही होती है, तो कलकत्ता के अंदर हम पूजा करने गए थे। अब वहाँ से हमने पैकिंग कर ली है क्योंकि हम अब वापस आ रहे हैं। तो वहाँ क्यों गए थे, हम भगवती के चरणों में गए थे, भगवती के दर्शन करने गए थे। हम कहाँ गए थे भगवती के दर्शन करने, कलकत्ता गए थे। अब वहाँ से पैकिंग कर ली है और सागर की लहरों पर तैर कर हम वापस आ रहे हैं। भगवती शरण उपाध्याय, भगवती चरण वर्मा नहीं है, भगवत शरण उपाध्याय है, भगवत शरण उपाध्याय। कलकत्ता से पैकिंग करके सागर की लहरों पर यात्रा करते हुए हम वापस आ रहे हैं। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि ये विधा भी याद हो जाएगी, यात्रा व्रत है।
आगे चलते हैं। एक बूंद सहसा उछली। अब एक बूंद सहसा उछली, आपको पता है कैसे उछली? हमें नहीं पता कैसे उछली। अज्ञेय, ये अज्ञेय है, हमें नहीं पता कैसे उछली। तो एक बूंद अचानक उछली और किसी ने देखी भी नहीं, ये अज्ञेय है। तो इसके रचनाकार कौन है? अज्ञेय है। और बूंद ने उछलकर अपनी यात्रा पूरी कर ली और हमें पता भी नहीं चला। तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक क्या है? तो तंत्रालोक से यंत्रालोक, ये है हमारे नगेंद्र। क्योंकि जो नाग होते हैं ना, ऐसे उठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, और तंत्रालोक से यंत्रालोक, उनका जो है काटा हुआ बच नहीं पाता। यानी जब नाक काट लेते हैं तो तंत्र वगैरह की जरूरत होती है ना, झाड़ फूंक उसको उतारा जाता है। तो तंत्रालोक से यंत्रालोक सारे समाधान लगा दिए जाते हैं। एक मंत्र चैप्टर भी है प्रेमचंद जी का, इसके ऊपर आधारित है। कैलाश को जब सांप काट लेता है तो तंत्र फूंक कर ही उसको ठीक किया जाता है। तो तंत्रालोक में यानी नगेंद्र नाग जब काट ले तो तंत्र विद्या से लेकर यंत्र यानी वैज्ञानिक की तकनीक तक सब कुछ लगा दिया जाता है इंसान को बचाने के लिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 18वां। हिमालय की यात्रा के लेखक कौन है? हिमालय की यात्रा के लेखक कौन है? प्रभाकर द्विवेदी हैं, कमलेश्वर हैं, काका कलेलकर हैं, ये रामवृक्ष बैनीपुरी हैं, है ना। तो ये हिमालय ना बहुत ठंडी जगह है। अब मान लीजिए बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी है, वहाँ तो बर्फ़ जमी रहती है हर समय, तो कौन जाएगा वहाँ पर हिमालय पर? तो काका रहते हैं हमारे, है ना। काका हैं जिनमें इतनी शक्ति है कि वो हिमालय पर ही रहते हैं। तो हिमालय की यात्रा कौन कर सकता है? तो काका में इतनी शक्ति है कि वो यात्रा करके हिमालय तक जा सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। लोहे की दीवार के दोनों ओर, ये तो आपको रट गया होगा कि लोहे की दीवार के दोनों ओर किसका है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। मोहन राकेश की यात्रा साहित्य कौन सी है? तो मोहन राकेश ने जो लिखी है यात्रा साहित्य वो उनकी है आखिरी चट्टान तक। मोहन राकेश, दो नाम है, मोहन और राकेश। तो मोहन की राकेश से इतनी गहरी दोस्ती है कि दुनिया में आखिरी चट्टान जब तक बचेगी तब तक उनकी दोस्ती बनी रहेगी, है ना। तो इतनी गहरी दोस्ती मोहन राकेश में है। आगे चलते हैं। अंतहीन आकाश, अंतहीन आकाश के रचनाकार कौन है? बताइए। चलिए मैं बताती हूँ। अंतहीन आकाश, अंतहीन लिखा हुआ है यानी अंतहीन आकाश। आकाश क्या है? अंतहीन है। तो आकाश किस पे छाया हुआ है? विश्व के ऊपर, पूरे विश्व पर आकाश छाया हुआ है। विश्व भी अंतहीन है और आकाश भी अंतहीन है। तो विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी होंगे अंतहीन आकाश। और अंतहीन आकाश की यात्रा पर कौन चलेगा? हम सब चलेंगे, हम करेंगे अंतहीन आकाश की यात्रा। कमलेश्वर की रचना, कमलेश्वर की रचना कौन सी है? यात्रिक, चिड़ों पर चांदनी, आंखों देखा पाकिस्तान या सैलानी की डायरी। तो देखिए कितने पाकिस्तान तो कमलेश्वर की ही है, आपको पता है। चिड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा की है, सैलानी की डायरी किसकी है? राजेंद्र अवस्थी की है। तो यात्रिक भी है। और आंखों देखा पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान का उपन्यास है, लेकिन आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर का यात्रा व्रत है। ठीक है, आंखों देखा पाकिस्तान कमलेश्वर का यात्रा व्रत है। नासिरा शर्मा की रचना कौन सी है? नासिरा शर्मा। तो देखिए यहाँ पूछ रहे हैं जहाँ फवारे लहू बहते हैं, और क्या हाल है चीन के, अमृतसर, नर्मदा और किन्नर धर्मलोक। तो देखिए जहाँ फवारे लहू बहते हैं, तो जब लहू बह रहा है फवारे की तरह तो उसका तो कोई सिरा ही नहीं होगा, वो तो चारों तरफ बहता चला जाएगा। तो नासिरा शर्मा का कौन सा हुआ? जहाँ फवारे लहू बहते हैं, इसका कोई सिरा ही नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नरेश मेहता की कृति कौन सी है? नरेश मेहता का यात्रा वृत्त देखना है। तो देखिए नरेश मेहता का जो यात्रा वृत्त है वो है कितना अकेला आकाश, कितना अकेला आकाश। तो नरेश जो होता है राजा होता है ना, नरेश। तो राजा की जिम्मेदारियां इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो अपने मन की बात किसी से कह ही नहीं सकता। उसके लिए पूरा आकाश भी अकेला ही होता है, वो पूरी दुनिया में अकेला होता है, वो अपनी परेशानियों को, अपने मन की बातों को किसी को कह ही नहीं सकता। तो कितना अकेला आकाश किसका हुआ? नरेश मेहता का। आगे चलते हैं। हवा में तैरते हुए, ये पुस्तक किसकी है? तो हवा में तैरते हुए कौन जा रहे हैं? तो देखिए हवा में तैरते हुए लोग, ये किसका है? हवा में
राजेंद्र अवस्थी की यात्रा व्रत है ये। और आपने देखा होगा जो अस्थियां होती हैं ना, जब सांस नहीं होती तो अस्थियां पानी में तैरती हैं, तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि वो हवा में भी तैरने लग जाती हैं, है ना। तो अस्थियां क्या करती हैं, हवा में भी तैरने लग जाती हैं। तो इस प्रकार से हम रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं। कितने शहरों में कितनी बार, कितने शहरों में कितनी बार किसका यात्रा व्रत है? तो ये समझ लीजिए, मैं आपको बताऊं, नासिरा शर्मा का नहीं है, मनु भंडारी, उषा प्रेमदा, किसी का नहीं है, ये मेरा है। यानी कि तो कितने शहरों में कितनी बार है ममता कालिया का, जो कि कितने शहरों में कितनी बार गए आप लगा सकते हैं अंदाज़ा। और चलिए, इसका राइट आंसर होगा ममता कालिया। आगे चलते हैं। क्या हाल है चीन के? क्या हाल है चीन के, बताएगा कौन? तो ये बताएंगे जिसके अंदर बहुत अधिक जोश होगा, वही बता पाएगा कि चीन के क्या हालचाल है। तो मनोहर श्याम जोशी का है यात्रा व्रत, क्योंकि मनोहर जो है बड़े जोश में आकर के चीन चले गए और वहां से आकर बता रहे हैं कि चीन का तो बहुत बुरा हाल है। तो क्या हाल है चीन का, कौन बताएगा? मनोहर श्याम जोशी। अब आ गया यात्रिक। देखिए ऊपर भी आया था यात्रिक 1980। किसका रचना है ये जो है शिवानी है इसकी लेखिका, जो कि प्रेमचंद की पत्नी है, उनका ये यात्रा व्रत है यात्रिक, ठीक है, शिवानी का। तो आगे चलते हैं, सही अनुक्रम लगाना है हमें। राहुल संकृत्यायन भगवत शरण उपाध्याय किसका है, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए अभी देखते हैं हम कौन सा किसका है। राहुल संकृत्यायन का कौन सा है? तो सबसे अधिक घूमने का शौक किसको है? राहुल को, जो तथ्य निकाल कर लाते हैं। तो स्पेशल तथ्य कौन निकाल कर लाएगा? राहुल संकृत्यायन। यानी किन्नर देश में, किन्नर देश में कौन घूमने गया? राहुल संकृत्यायन। सागर की लहरों पर, ये हमने आपको बताया था कि हम भगवती के दर्शन के लिए गए थे, माता के दर्शन, कलकत्ता से पैकिंग की थी और सागर की लहरों में हम लोग चले आए। तो ये भगवत शरण उपाध्याय का है। रामधारी सिंह दिनकर का क्या होगा? तो देश विदेश की यात्रा हमें कब करनी चाहिए? दिन में करनी चाहिए, क्योंकि देश विदेश की यात्रा हम रात में करेंगे ना तो कोई लूट के ले जाएगा। तो प्रभाकर माचवे, इनकी रचना आखिरी बची है, गोरी नजरों में हम, प्रभाकर माचवे। तो गोरी नजरों में हम, इनकी यात्रा व्रत है ये। आगे चलते हैं। तो 30वां प्रश्न अब देखते हैं। असंगत युग्म का चयन करना है यहाँ पर। तो मैंने आपको जैसे बताया था वैसे लगाकर देखिए। अंतहीन आकाश किसका है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। बिल्कुल सही है, क्योंकि अंत ही नहीं है, आकाश इतना बड़ा है। अंतहीन आकाश कहाँ है? विश्व में, क्योंकि विश्व का कोई अंत नहीं है। आंखों देखा पाकिस्तान, मैंने अभी किसका बताया था आपको? कितना अकेला आकाश, यानी कितना अकेला कौन रहता है? जो राजा होता है वो बहुत ज़्यादा अकेला रहता है। और मेरी यात्राएं, ये दिनकर जी का सही है, क्योंकि उन्होंने अपनी यात्राएं दिन में किया। तो आंखों देखा पाकिस्तान किसका है? कमलेश्वर का यात्रा व्रत है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर देखिए। यातना शिविर में यात्रा व्रत किसका है? यातना शिविर में ये यात्रा व्रत जो है हिमांशु जोशी का है। यातना शिविर में, है ना। तो हिम माने बर्फ होता है, और अगर हिम के अंदर हिम का शिविर बनाकर आपको उसमें छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा दर्द होगा, यातनाएं झेलनी पड़ेंगी हमें, है ना। तो जो क्रांतिकारी होते थे उनको भी बर्फ की सिल्ली पर लिटा दिया जाता था और उनको बहुत ज़्यादा यातनाएं झेलनी पड़ती थी। तो यातना शिविर किसका हो गया? यातना शिविर में कौन है? हिमांशु जोशी। आगे देखिए, असंगत युग में बताना है। मनोहर श्याम जोशी, क्या हाल है चीन का? बिल्कुल सही, क्योंकि हमने अभी बताया था आपको, मनोहर श्याम जो है इतने जोश में आ गए कि चीन चले गए देखने के लिए कि चीन का हाल क्या है। नासिरा शर्मा, अंतहीन आकाश। बस यहाँ आपको पता चल गया कि अभी हमने क्या ट्रिक लगाई थी। बाकी हल्दी घाटी रघुवंश, ये ठीक है। अपोलो का रथ श्रीकांत, क्योंकि अपोलो का जो रथ है ना उसको कोई काट नहीं सकता। और हल्दी घाटी रघुवंश जो है राज तिलक के लिए जब जा रहे हैं तो उनको हल्दी लगाई जा रही है। और अंतहीन आकाश विश्वनाथ प्रसाद का है, जो जिसका कोई अंत ही नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। सफरी झोले में किसका है? बहुत ही सफरी झोले में किसका है? ये यात्रा व्रत अजीत कुमार का है। तो अजीत सफरी झोले में, तो कहते हैं ना स्त्रियां बोलती हैं अजी झोला लेकर जाइए, सफरी कहाँ लानी है? सफरी झोले में लानी है। तो पत्नी ने पति से कहा अजी झोला लेकर जाइए, सफरी झोले में लेकर आइए, ठीक है, बिना झोले के नहीं लाइएगा, पकड़ जाएंगे।
पृथ्वी परिक्रमा। अब पृथ्वी परिक्रमा किसका है? यात्रा व्रत। बहुत ही अच्छा है और बहुत बार पूछा गया है पृथ्वी परिक्रमा। 1954 इसका समय है और ये जो पृथ्वी परिक्रमा है ये सेठ गोविंद दास का यात्रा व्रत है। बहुत बार पूछा गया है, इसको याद रखना बहुत सभी एक तरह से महत्वपूर्ण है और उसको भी याद रखना ज़रूरी है। तो अब देखिए मिलान कर लेते हैं। सुमेली चरण कौन सा है बताना है यहाँ पर। गोविंद मिश्र तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, नगेंद्र ज्योतिपुंज हिमालय, विष्णु प्रभाकर सफरी झोले में और अजीत कुमार धुंध भरी सुर्खी। तो मिलाते हैं। हमने आपको बताया था कि तंत्रों से यंत्रों तक सारी चीज़ों का आप प्रयोग कर लेते हैं। कब? जब नाक काट लेता है, यानी डॉक्टर नगेंद्र हो गए। सफरी झोले में अभी बताया कि पत्नी ने पति से कहा अजी झोला लेकर जाइए और सफरी लेकर आइए, हो गया, 2 हो गए। इसके अलावा और धुंध भरी सुर्खी किसका है? धुंध भरी सुर्खी ये यात्रा व्रत है गोविंद मिश्र का। तो देखिए गोविंद क्या करते हैं, गोविंद की जो रास रचाते हैं तो वहाँ पर धुंध भर जाती है, लेकिन कैसी धुंध होती है? बिल्कुल सुर्ख होती है, सुंदर होती है। जब रास रचाते हैं तो वहाँ का जो माहौल होता है बहुत सुंदर होता है। तो गोविंद मिश्र का हो गया। अब बचा ज्योतिपुंज हिमालय। अभी तो आप मिला देंगे, लेकिन बाई चांस अगर अकेले आ गया तो कैसे लगाएंगे? तो विष्णु जी हैं, विष्णु भगवान है, ठीक है। और हिमालय पर ज्योतिपुंज किसका चमकता है? ज्योतिपुंज जैसे विष्णु भगवान चमकते हैं। तो इस प्रकार हमने 35 प्रश्नों में यात्रा व्रत को देखा। मुझे उम्मीद है कि ये 35 के 35 प्रश्न आपको इस तरह से याद होंगे कि आप कभी नहीं भूलेंगे। और सच में यदि आपको याद रहे इस तरह से जैसे मैंने सिखाया ट्रिक के आधार पर, देखिए कोई भी ट्रिक लगाने का उद्देश्य केवल इतना है कि हम इन रचनाओं को याद कर पाएँ और आप अपने एग्ज़ाम में सही आंसर करके आएँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सहयोग कीजिए और इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।